तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ये है कि दिल्ली पुलिस का पेपर आने ही वाला है। ये मान लो आ ही गया, कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ ही दिन बाकी क्या है, बस 3-4 दिन में पेपर स्टार्ट होने वाला है आपका। तो बखूबी से आप अपना मोक लगाते रहें। मोक लगाने के बाद में आपको एनालिसिस भी करना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तब तक मोक लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 कुछ प्रीवियस प्रश्नों की PYQ है। बस ऐसे रिवाइज करने के लिए बस लगाते रहो, कुछ भी देखना नहीं है। पढ़ तो पहले लिया होगा तुमने। ठीक है, तो बस एक बार समझते रहो। और ये PYQ सीरीज़ है कि पिछले पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे वही है, एक्स्ट्रा ये नहीं है किसी भी मैंने प्रैक्टिस सेट से उड़ा लिया हो या कुछ भी ऐसा कुछ कहीं से अलग से ये इन्हें ले लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। PYQ में प्रश्न आए हुए हैं वही यहाँ पे प्रश्न हैं। ठीक है, तो वही हैं। जैसे ये आपका पहला प्रश्न है आपका, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से उपन्यासकारों में से किसने ए सूटेबल बॉय लिखा। तो ये सूटेबल बॉय जो है आपका, ये जो है आपका ए सूटेबल जो है विक्रम सेठ का है। ठीक है, विक्रम सेठ का है। ए सूटेबल बॉय किसका है? ये सूटेबल बॉय किसका है? विक्रम सेठ का है। ठीक है, अब विक्रम सेठ के बारे में बता दूं, विक्रम सेठ के बारे में यहाँ पे बता दूं कि विक्रम सेठ की अन्य कौन कौन सी हैं। विक्रम सेठ के बारे में बता दूं, विक्रम सेठ के बारे में बता दूं। विक्रम सेठ का है, देखो ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय ये तो है ही आपका। फिर ए सूटेबल गर्ल है, ए सूटेबल गर्ल है, ए सूटेबल गर्ल है। ठीक है, ए सूटेबल गर्ल भी है। टू लैब्स भी हैं, टू लैब्स भी है। ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक भी है, एन इक्वल म्यूजिक भी है इनकी, एक एन इक्वल म्यूजिक भी है इनकी। ठीक है, ए सूटेबल गर्ल है, ए सूटेबल बॉय है। ठीक है, और टू लैब्स हैं, एन इक्वल म्यूजिक भी है। और एक और इनका द गोल्डन गेट भी इन्हीं की है। द गोल्डन गेट भी किसकी है? विक्रम सेठ की है। द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ की है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी बुक्स जो है मेरे भाई, हाँ ये बिल्कुल विक्रम सेठ की हैं। ये विक्रम सेठ की ये जो किताबें हैं द गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ की है आपकी। ठीक है, विक्रम सेठ की है। और ये सूटेबल बॉय, ये सूटेबल गर्ल, टू लैब्स और एन इक्वल म्यूजिक, ये भी किसकी है? विक्रम सेठ की है। ठीक है, ये भी किसकी है? विक्रम सेठ की है। अगला देखेंगे अरविंद अडिगा की देखेंगे हम। ठीक है, अगला देखेंगे अरविंद अडिगा की, अरविंद साहब की देखेंगे, अरविंद साहब की। ठीक है, ये जो है ना ऑप्शन ए में अरविंद अडिगा। तो इनकी कौन कौन सी किताबें हैं इनके बारे में देखेंगे। देखो, एक तो इनकी फेमस किताब है एमनेस्टी, एक है एमनेस्टी और एक है वाइट टाइगर। कितनी? एक है वाइट टाइगर। इनके लिए इन्हें ठीक है, देखो वाइट टाइगर हो गया, चलो ठीक है। आगे देखेंगे द लास्ट मैन इन द टावर, ठीक है, द लास्ट मैन इन द टावर ये इनकी है, द लास्ट मैन इन द टावर। सिलेक्शन डेज, ठीक है, सिलेक्शन डेज, ये सिलेक्शन डेज भी इनकी है, ठीक है। एमनेस्टी, द वाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन द टावर और सिलेक्शन डेज ये किसकी है? ये है आपकी अरविंद अडिगा की। अच्छा, अब बात करेंगे अरुंधति रॉय की। किसकी? अरुंधति रॉय की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे अरुंधति रॉय की, तो अरुंधति रॉय के बारे में मैं बात करूंगा। तो अरुंधति रॉय जो है आपकी, इनकी एक किताब है अरुंधति रॉय की। एक तो है कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म इन्हीं की है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी हो गई। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर। ठीक है, और इनकी एक है आज़ादी, एक है इनकी द गॉड एंड द सेंट, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, द गॉड एंड द सेंट ये भी इन्हीं की है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू गाइड टू एम्पायर, आज़ादी, द गॉड एंड द सेंट। ठीक है, ये भी हो गया।
अच्छा, चेतन भगत के बारे में मैं बात करूं, चेतन भगत के बारे में बात करूं, तो चेतन भगत के बारे में बात करूं तो इनकी ये तो थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, 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 ये भी चेतन भगत की है। और आपकी चेतन भगत की है 400 डेज, एक की हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की है। और है 5 पॉइंट सम्मान, द 5 पॉइंट सम्मान, ये भी इनकी किसकी, चेतन भगत की है। ठीक है, तो आपको बता दिया असूटेबल बॉय किसकी है, विक्रम सेठ की है। ठीक है, असूटेबल बॉय किसकी है, विक्रम सेठ की है। अगला देखेंगे, मीनाती मिश्रा को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मीनाती मिश्रा की मैं बात करूं तो मीनाती मिश्रा जो है आपकी, वो है आपकी ओडिसी से, किससे, ओडिसी से। ठीक है, अब मीनाती मिश्रा ओडिसी से हैं, ओडिसी से और कितने हैं, ओडिसी से भी और कोई 2-3 नाम बता दो मुझे, ओडिसी से और भी 2-3 नाम बता दो ना मुझे, ओडिसी से 2-3 नाम मुझे बता दो। जैसे ओडिसी से मैं बता दूंगा आपको, केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र। और मैं आपको बता दूं माधवी मुदगल भी इसी से हैं, माधवी मुदगल भी, आरुषि मुदगल भी इसी से है, उड़ीसी से, आरुषि मुदगल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कुमकुम मोहती और ये मान लो गंगाधर प्रधान, ठीक है, गंगाधर प्रधान। केलूचरण महापात्र हो गया, माधवी मुदगल, आरुषि मुदगल, कुमकुम मोहती, गंगाधर प्रधान। ठीक है, ये इन्हीं से हैं, किसी से, उड़ीसी से। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे छऊ से बात करूंगा, मकर ध्वज दरोगा, ठीक है, त्रिलोचन महतो, मकर ध्वज दरोगा, त्रिलोचन महतो। ठीक है, और है ये आपका पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है, मकर ध्वज दरोगा हो गया आपका, त्रिलोचन महतो हो गया, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, ये आपकी छऊ से हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो छऊ भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये उड़ीसी भी हो गया आपका। अब मैं बात करूँगा सत्रिया से मैं बात करूँगा यहाँ पे, सत्रिया के लिए मैं बात करूँ, सत्रिया से कौन कौन से आपके फेमस कलाकार हैं जो सत्रिया से संबंधित हैं। तो मैं आपको बता दूं सत्रिया से ये तो एक तो आपके ललित ओझा साहब हैं, ललित ओझा सत्रिया से हैं, ललित ओझा। ठीक है, ललित ओझा, और आपके ललित ओझा हो गए सत्रिया से। और श्रीमद शंकरदेव तो ये फाउंडर हैं आप इसके, श्रीमद शंकरदेव ये फाउंडर हैं आपके सत्रिया डांस के फाउंडर हैं ये श्रीमद शंकरदेव। ठीक है, और हैं आपके गोविंद सैकिया, मुकुंद सैकिया, ठीक है, गोविंद सैकिया, मुकुंद सैकिया, ललित ओझा हो गए आपके, शंकरदेव हो गए, फाउंडर हैं गोविंद सैकिया, मुकुंद सैकिया, ये आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये सत्रिया से हो गए ये आपके। अगर मैं बात करूं बिहू क्या है मेरे भाई, बिहू की मैं बात करूं, बिहू असम का त्यौहार है, असम का त्यौहार है बिहू। ठीक है, बिहू क्या है, असम का त्यौहार है। अच्छा, असम के और अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, असम के अगर मैं बात करूं, असम के और अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, तो असम के देखो, असम के अंदर मीफी ये असम का है, देहिंग पटकाई ये भी असम का है, ये देहिंग पटकाई। और आपका बैसागु भी असम का ही है। और आपका
हुसरी ये भी आपका काय का है, हुसरी ये भी आपका असम का ही है। और आपका माजुली, माजुली माजुली भी आपका काय का है, असम का है। ठीक है। चाय महोत्सव ये भी असम का है, चाय महोत्सव, चाय महोत्सव, चाय महोत्सव। कर्मा पूजा, कर्मा पूजा, कर्मा पूजा ये भी आपका असम का है। ठीक है। और रजनी गरबा, हरनी गरबा, रजनी गरबा, रजनी गरबा, रजनी गरबा, रजनी गरबा, हरनी गरबा, हरनी गरबा, हरनी गरबा ये भी आपका काय का है, ये भी आपका असम का है। ठीक है। ये भी आपका असम का है। ठीक है। ये हो गया मीदम मीफी, दहंग पटकाई और दहंग पटकाई, वैशागु, उसरी, माजुली, चाय महोत्सव, कर्मा पूजा, रजनी गरबा, हरनी गरबा ये भी है। और है आपका अली आई, अली आई, अली आई लिगांग, अली आई लिगांग ये भी आपका काय का है, ये भी आपका काय का, असम का है। अली आई लिगांग ये भी आपका असम का ही है। ठीक है। ये भी आपका असम का है। ठीक है। तो ये सारे हो चुके हैं आपके, ये सारे हो चुके हैं, दिखाई तो दे रहे होंगे आपको। ठीक है। मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो को लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली का? तो ये है आपका नागर शैली का, ये है नागर शैली का। ठीक है। भारत में 3 मंदिर शैलियाँ हैं। भारत में जो मंदिरों की शैली है, भारत में मंदिरों की जो शैलियाँ हैं, मंदिरों की जो शैलियाँ हैं, मंदिरों की जो शैलियाँ हैं वो 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? ये देखो, एक तो आपकी वो है नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली। ठीक है। और एक है आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है। और एक है आपकी बेसर शैली, एक है आपकी बेसर शैली, ये है एक है आपकी बेसर शैली, बेसर शैली, बेसर शैली, बेसर बेसर शैली। ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो नागर शैली जो है ये तो है हिमाचल, हिमाचल से विंध्य, हिमाचल से विंध्य तक। ठीक है। विंध्य तक। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली आपकी दक्षिण भारत में। ठीक है। बेसर शैली जो है आपकी ये नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली, बेसर शैली जो है आपकी नागर शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, प्लस द्रविड़ शैली, प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण है, प्लस द्रविड़ शैली का क्या? द्रविड़ शैली का मिश्रण है, मिश्रण है, द्रविड़ शैली का मिश्रण। ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया, मैं लिखने पे ही लग जाता हूँ, आपको समझाना भी बेहद जरूरी है। ठीक है। भारत में मंदिरों की 3 शैलियाँ मैंने आपको बता दिया, ये नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली जो है हिमाचल से विंध्य तक है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, बेसर शैली जो है नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर जो है किस शैली में? तो ये नागर शैली में, नागर शैली में। ठीक है। नागर शैली में, जो कि नागर शैली हिमाचल से विंध्य तक है, हिमाचल से विंध्य यानी कि पूर्वी साइड की मैं बातें करूँ। ठीक है। एक तरह का, तो ये नागर शैली है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। तो भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाना है। आयात मतलब क्या होता है? आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट से बचाने के लिए। ठीक है। तो आयात वस्तुओं पर भारी कर लगाए जाएंगे। भाई आयात वस्तुओं पर भारी टैक्स लगेगा तो आयात से रुकेंगे वो। ठीक है। और घरेलू उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा तय की गई, ये बात वही हो रही है ना, अधिकतम सीमा तक किसी भी चीज़ पे अधिकतम सीमा, अधिकतम कर लगाया मतलब उसका मूल्य बढ़ाना, तो वो रुकेगा ही रुकेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में एक ही बात हो रही है। तो ये दोनों, ये क्या है? पहला और दोनों सत्य हैं। ठीक है। पहला और दोनों, ये दोनों सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार है? ठीक है। बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य में देखो मीदम मीफी, मीदम मीफी मैंने बता दिया ये असम का है, ये वाला असम का है, मीदम मीफी असम का है। सामा चकेवा, सामा चकेवा हरेला कहाँ का है? हरेला कहाँ का है? हरेला है आपका उत्तराखंड का, हरेला है उत्तराखंड का। और हरेली कहाँ का है फिर? हरेली कहाँ का है? हरेली छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, हरेली छत्तीसगढ़ का है। अली ए लिगांग, अली ए लिगांग मैंने भी बताया है, अली ए लिगांग असम का है, अली ए लिगांग असम का है, ये असम का है।
तो सामा चकेवा कहाँ का हो गया? बिहार का। सामा चकेवा चकेवा कहाँ का हो गया? बिहार का। तो इसका राइट आंसर जो है ये है सामा चकेवा। सामा चकेवा, ठीक है। तो मी दम मी भी मैं आपको बता चुका हूँ बिहार। अच्छा, बिहार के बारे में मैं बात करूँ यहाँ से, बिहार के बारे में और कौन कौन से फेमस त्यौहार हैं बिहार के, बिहार के और कौन कौन से फेमस त्यौहार हैं बिहार के। तो बिहार के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो है आपका सामा चकेवा। सामा चकेवा बिहार का ही है, जो पूछा गया है पेपर में, ठीक है। सामा चकेवा बिहार का है। और आपका सरहुल, सरहुल भी बिहार का है, सरहुल भी बिहार का है। और है आपका छठ पूजा। छठ पूजा फेमस है, आपको पता होना चाहिए। छठ पूजा, छठ पूजा आपका कहाँ है? बिहार का है, ठीक है। छठ पूजा भी बिहार का ही है। और बिहुला, बिहुला, बिहुला जीतिया, बिहुला जीतिया ये कहाँ का है? बिहुला जीतिया ये कहाँ का है? सामा चकेवा हो गया, सरहुल हो गया, छठ पूजा हो गया, बिहुला जीतिया। बिहुला जीतिया कहाँ का है? ये बिहार का ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की बात करूँ, यूके, यूके की मैं बात करूँ तो यूके की हरेला, उत्तराखंड हरेला। और आपका फूलदेई, 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 फूलदेई ये भी आपका, ये हरेला है आपका। फूलदेई ये उत्तराखंड का है, ठीक है। फूलदेई ये आपका उत्तराखंड का ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी असम की, असम के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। असम के बारे में तो जस्ट अभी बताया ही है आपको। अगर बताया नहीं है तो असम के बारे में अब फिर दोबारा से बता रहा हूं कि असम के और कौन से त्यौहार हैं। असम के बारे में तो बता ही दिया मैंने, लेकिन एक बार फिर से रिवाज कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। असम के बारे में देखो, एक तो मी दम मीफी, मी दम मीफी, मीफी, ठीक है, मी दम मीफी। बैसागु, बैसागु भी असम का ही है। अली ए लिगांग, अली ये रहा अली ए लिगांग, कैसे भी लिख दो इसे, ठीक है, अली ए लिगांग, ठीक है। और आपका चाय महोत्सव, चाय महोत्सव ये आपका असम का ही है। चाय महोत्सव असम का है। हरनी गर्भ, ये रजनी गबरा, ये देखो यहाँ से, ये आपका ये आपका रजनी, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ठीक है, हरनी गबरा ये भी आपका असम का ही है। ये भी आपका असम का ही है, ये भी आपका असम का ही है, ठीक है। रजनी गबरा, हरनी गबरा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं सालों के, ये सही है, ये यहाँ पे सही है, ये पे ज़्यादा वो हो जाएगा, यहाँ पे सही है, चलो यहीं पे सही है, सही है। रजनी गबरा, हरनी गबरा, वैशाखु ये मैं ठीक है, ये हो गया चाय महोत्सव, ये हो गया। और माजुली, माजुली भी असम का ही है, ठीक है, माजुली भी असम का ही है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला, भारत का कौन सा चित्र अद्वितीय 16 बनाव के लिए जाना जाता है? तो ये अद्वितीय 16 बनाव के लिए जाना जाता है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। अगला देखेंगे, राजस्थान का घूमर नृत्य मूलतः किस जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? भाई ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है, ये काफी बार मैंने बता दिया। देखो, राजस्थान का घूमर नृत्य भील जनजाति, भील जनजाति। देखो, भील जनजाति के बारे में बात करूं, भील जनजाति के बारे में बात करूं, भील जनजाति के बारे में बात करूं, भील जनजाति, जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूं, तो भील जनजाति के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये जो है आपका, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बात करूं, तो भारत में भील जनजाति 1.7 करोड़ से अधिक है, से अधिक है। और यह अपने प्रमुख नृत्य, प्रमुख घूमर नृत्य तथा पिथौरा जनजाति के लिए जानी जाती है। तथा पिथौरा, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं ये बात, पिथौरा जनजाति के लिए, पिथौरा चित्रकला के लिए, पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है, पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है। और ये मुख्य रूप से एमपी, राजस्थान, अन्य देशों में पाई जाती है, मुख्य रूप से एमपी और राजस्थान में पाई जाती है। भील जनजाति के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्न में से किस वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान विनिवेश मंत्रालय का पहला मंत्री नियुक्त किया गया था? ये अरुण शौरी साहब थे हमारे,
अरुण शौरी साहब थे, ठीक है। इनमें से किस वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान विनिवेश मंत्रालय का पहला मंत्री नियुक्त किया गया था, ये अरुण शौरी साहब थे हमारे। और निम्न में से कौन सा राज्य गतका से संबंधित है जिसे 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था? तो ये आपका 37वें राष्ट्रीय खेलों में जैसे शामिल किया गया था वो पंजाब है। कौन सा? पंजाब है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप में मठों में पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब पुरुष भिक्षुओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो है आपका सत्रिया। अगर मैं यहाँ पे सत्रिया के बारे में बात करूँ, यहाँ से मैं सत्रिया के बारे में बात करूँ, सत्रिया के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सत्रिया के बारे में बात करूँ तो देखो कुछ पॉइंट हैं सत्रिया के बारे में। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि यह है सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। इसे देखो, इसे सन 2000 में शामिल किया। कब? सन 2000 में शामिल किया, ठीक है। सन 2000 में शामिल किया इसे 2000। इसमें बोर गीत का प्रयोग किया जाता है, बोर गीत का प्रयोग किया जाता है। इसके फाउंडर जो हैं वो है श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं, ठीक है। जब इसे कोई पुरुष करता है तो उसे भांगी कहते हैं, ठीक है, भांगी कहते हैं। और जब इसे कोई स्त्री करती है, तो उसे सीमांगी कहते हैं, ठीक है। और मेन बात यह है इसमें कि इस नृत्य को किसी उत्सव पर या त्योहारों पर, ठीक है। भोकोट मतलब पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्षत्रिय नृत्य के बारे में जितने भी फैक्ट थे, श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं। इसे जो है सबसे पहले नवीनतम, मतलब ये सबसे नवीनतम है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और इसे जो है 2000 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बारे में इसमें बोर गीत का, इसमें पूछा गया है किसमें बोर गीत का प्रयोग किया जाता है। जितने भी फैक्ट हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में PYQ सीरीज में जो है पूछे गए हैं, ठीक है। ये अलग, ये कुछ वो नहीं है, जितने भी फैक्ट में बात कर रहा हूँ। तो इसमें बोर गीत का प्रयोग किया जाता है। जब कोई इसे पुरुष करता है तो उसे भांगी कहते हैं, और जब कोई इसे स्त्री करती है तो उसे सीमांगी कहते हैं, ठीक है। इस नृत्य को त्योहारों पर भोकोट यानी पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें यही तो पूछा था कि पुरुष भिक्षुओं द्वारा किस नृत्य किया जाता है, तो क्षत्रिय नृत्य है, ठीक है। क्षत्रिय नृत्य को ही पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य से कोई क्षेत्र अलग करके या किसी राज्य के किसी भाग में कोई क्षेत्र मिलाकर नया राज्य बनाने के लिए अनुमति देता है? तो वो है आपका आर्टिकल 3। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आपका आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ से मैं बात करूँ,
अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1, 2 आर्टिकल देखो यहाँ से संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की है आर्टिकल 1 में, संघ राज्य क्षेत्र होगा, संघ राज्य क्षेत्र होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 2 के बारे में किसी नए राज्य की स्थापना करना, किसी नए राज्य की स्थापना करना, नए राज्य की स्थापना करना, स्थापना करना आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 कहता है किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, जैसे मतलब जैसे किसी भी राज्य की सीमा बढ़ाना, घटाना, जोड़ना, जो भी कुछ करना, परिवर्तन करना, चेंजिंग करना है, कैसे, किसी भी तरीके से, तो वो आर्टिकल 3 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 तो इन्हीं की बातें करता है। आर्टिकल 5 के बारे में बात करूं, आर्टिकल 5 से 11 तक ये जो है नागरिकता की बातें करता है, ठीक है। जैसे 5 जो है, 5 बात करता है संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की बात करता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है, ठीक है। नागरिकता की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता कैसे दी जाए, ये इसके बारे में बातें करता है। 7वां बात करता है कि पहले तो आप भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आते हो, पहले तो आप भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आते हो, उन्हें नागरिकता किस तरीके से दी जाए, ये आर्टिकल 7 बोलता है। आर्टिकल 8 बोलता है कि संविधान लागू होने के समय, भाई आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है कि मान लो कि आप भारत के मूल निवासी हो, भारत के मूल नागरिक हो, या मूल नागरिक हो, ठीक है, मूल निवासी हो, लेकिन संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय आप भारत की सीमा क्षेत्र से बाहर थे, आप भारत की सीमा क्षेत्र से बाहर थे, तो आपको नागरिकता किस तरीके से दी जाए, ठीक है, ये 8वां बोलता है। 9वां बोलता है कि आप यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो भारत की नागरिकता अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। 10वां बोलता है कि नागरिकता देना या छीनना यह सभी संसद कर सकती है, यह सभी संसद के नियमों के अनुसार होगा, ठीक है। 11वां बोलता है भाई साहब, 11वां बोलता है आपसे कि अगर यदि नागरिकता में कोई भी संशोधन करना है, यदि नागरिकता में कोई भी संशोधन करना है, तो वो संसद करेगी। 11वां बोलता है यदि नागरिकता में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, तो वो कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। ये होता है आर्टिकल, ठीक है। ये सारे जितने भी आर्टिकल थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अगले बारे में बात करूंगा यहाँ पे, तो ये भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर क्या थी? तो तमिलनाडु 2011 के अनुसार, मेरे भाई तमिलनाडु के बारे में बात करूँ तो तमिलनाडु की जो थी साक्षरता दर जो थी 80.09% थी। यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ी सी 2011 की जनगणना के बारे में, या जनगणना के बारे में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे जनगणना के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आधुनिक जनगणना जो थी, सबसे पहले विश्व स्तर की बात करूँ, विश्व में सबसे पहले आधुनिक जनगणना जो थी, विश्व में सबसे पहले आधुनिक जनगणना जो थी वो स्वीडन में 1749 में हुई।
1749 में हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं विश्व में 10वीं जनगणना का प्रारंभ यूएसए 1790 में हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में, अगर मैं बात करूं भारत में, भारत के लिए मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं भारत के लिए, तो भारत में सबसे पहले जनगणना का प्रयास जो है वो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना नियमित जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई, और ये दिल्ली पुलिस में PYQ प्रश्न बना हुआ है ये वाला। ये नियमित जनगणना, सबसे पहले नियमित जनगणना कब हुई थी, ये ईयर पूछा है ये वाला, तो 1881 में, ठीक है, 1881 में ये PYQ का प्रश्न बना हुआ है। अगर मैं और बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, नियमित जनगणना, इसका जो जनगणना आयुक्त जो था वो कौन थे इस समय? जनगणना आयुक्त जो थे वो WC बनर्जी साहब थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो थी वो 1951 में हुई, और इस समय जनगणना आयुक्त जो थे R.A. गोपाल स्वामी थे। अगर मैं साक्षरता की बात करूं, अगर मैं साक्षरता की बात करूं यहाँ पे तो भारत की साक्षरता लगभग 73% है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता की मैं बात करूं तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता है, टॉप पे बात करूं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिजोरम में है, ठीक है। अगर मैं कम की बात करूं, तो सबसे कम साक्षर कौन है? बिहार के बाद दूसरे नंबर पे कौन है कम? न्यूनतम कौन है? वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ साक्षर हैं? सबसे ज़्यादा पुरुष, अगर टॉप पे अगर पुरुष की बात करूं तो वो केरल ही है। टॉप पे अगर मैं महिलाओं की बात करूं, फीमेल महिलाओं की बात करूं, टॉप पे तो वो भी आपका केरल ही है। केरल में ही महिला सबसे ज़्यादा साक्षर हैं और केरल में ही पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। अगर मैं कम की बात करूं, सबसे कम पुरुष का साक्षर है, तो सबसे कम पुरुष जो है बिहार में साक्षर हैं। बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षर हैं। और महिलाओं की बातें करूं, सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी हैं? तो वो आपकी राजस्थान में। अगर मैं ग्रामीण की बात, अगर मैं शहरी की बात करूं, सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो वो आपके मिजोरम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहरी मिजोरम में पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम शहरी कहाँ पढ़े लिखे हैं? सबसे कम शहरी कहाँ पढ़े लिखे हैं? तो वो आपके पढ़े लिखे हैं सबसे कम यूपी में, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पढ़े लिखे हैं? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो हैं वो आपके पढ़े लिखे हैं केरला में। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरला में। और सबसे कम मैं बात करूं ग्रामीण जो है आपके, वो है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से मैं बात कर रहा था साक्षरता की मैं बात कर रहा था। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जो साक्षर हैं वो केरल में है, और सबसे कम जो ग्रामीण साक्षर हैं वो आपके कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न बात करेंगे हम यहाँ पे। देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र में कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, देखो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज आपने देखा होगा, बैंक लिंकेज ये अब तो सब बैंक लिंकेज तो अब बैंक तो अब सभी लिंक कर लेते हो, या फिर आप बैंकों में जाते हो तो बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, उस बैंक का कर्मचारी भी बैठा हुआ होता, तो ये तो प्रधान है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं ऋण उदार मॉडल ये भी है। बैंकों द्वारा पारंपरिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण देना, तो भाई ये भी है, बैंकों द्वारा अब आपको जरूरतमंदों लोगों को ऋण भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो सब सस्ता सब्सिडी वाला ऋण, सस्ता सब्सिडी वाला ऋण का कहाँ से किसने दे दिया भाई? ठीक है, तो इसका जवाब यही हो जाएगा, इसका जवाब यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में विशेष जिम्मेदारी प्राप्त है? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में विशेष जिम्मेदारी प्राप्त है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अनुच्छेद 71 का एच। देखो अब मैं यहाँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ अरे यार आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख के आ रहा हूँ, देखो यहाँ से देखो, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, अच्छा यार दिखाई नहीं दे रहा आपको फायदा क्या लिखने से, फायदा क्या है मेरे भाई लिखने से? यहाँ देखो कुछ राज्यों को विशेष, अब तो दिखाई दे रहा है, हाँ, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त हैं? देखो आर्टिकल आपका अनुच्छेद आपका 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी और 371 ई। ठीक है, 371 ई और 371 एफ, 371 जी, 371 जी एच और 371 आई, 371 जे। ठीक है, 371 जे आई जे। ठीक है, तो ये हैं, इनके तहत जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 371 के तहत कौन से राज्य हैं जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं? तो वो हैं आपके महाराष्ट्र और गुजरात को आर्टिकल 371 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 371 ए में कौन आता है जिसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं? तो ए में है नागालैंड, ठीक है, ए में है नागालैंड आपका। आर्टिकल 371 बी के तहत कौन है? बी के तहत है आपका असम। आर्टिकल 371 सी के तहत कौन था? सी के तहत है आपका मणिपुर। और आर्टिकल 371 डी और ई इनके तहत दोनों हैं आंध्र प्रदेश। इन दोनों के तहत ही है आंध्र प्रदेश, इन दोनों के तहत ही है। ठीक, आंध्र प्रदेश। और अगला देखेंगे, आर्टिकल 300 एफ के तहत है आपका सिक्किम। ठीक है, और आर्टिकल 371 जी के तहत कौन है? जी के तहत है आपका मिजोरम। आर्टिकल 371 के तहत कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और आर्टिकल 71 आई के तहत है गोवा। ठीक है, और आर्टिकल 71 जे का मतलब है कर्नाटक। ठीक है, तो इन आर्टिकल के तहत
विशेष राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, आप इसे याद कैसे करोगे? आप इसे याद ऐसे कर सकते हो, देखो 371 तो आपको याद करना पड़ेगा, 371 तो आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लो। 371 में तो महाराष्ट्र और गुजरात तो है ही है, ये आप याद करो, रट्टा मार लो कैसे भी करके। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो 371 ए का मतलब नागालैंड, या आप इसे याद कर सो ए इधर तो नाग है, इधर तो क्या नाग है। अगर मान के चलो कोई यहाँ से जा रहा है और रास्ते में नाग आ गया, तुमने वो दिखाई देगा, तुम और तुम्हारे फ्रेंड साथ में चल के जा रहे हो, लेकिन तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे नाग है, तो आप ऐसे क्या करोगे, एकदम उल्लास से बोलोगे ए नाग, ए नाग। तो ए फॉर नाग, यानी ए फॉर नागालैंड हो गया। बी असम, बी असम ऐसे याद कर लो, बी असम। ठीक है, सी मतलब मणिपुर। मणि का जो आकार होता है, मणि का आकार होता है इस तरीके से होता है, एक गोला टाइप मान लो, तो सी टाइप मान लो, आप ऐसे पूरा घुमा लोगे तो भी मणि हो जाएगा, या आप ऐसे मान लो। तो ये मणि, या सी से आप मणि याद कर लो, सी आकार की होती है मणि। ठीक है, सी आकार की होती है मणि। डी और ई ये दोनों जो हैं, डी और ई अंधे हैं, डी और ई अंधे हो गए, तो ये आंध्र प्रदेश से हो गए। डी और ई भाई साहब दोनों अंधे हो गए, या प्यार में अंधे हो गए, कैसे भी अंधे हो गए, तो डी और ई अंधे हो गए, तो डी और ई जो अंधे हो गए वो आंध्र प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। एफ फॉर सिक्किम। जब कोई आदमी एफ पर फंस जाता है तो उसे सिक्कों की ही याद आती है, पैसों की, कि आज मेरे पास पैसा होता तो यहाँ पे मैं अकेला खड़ा नहीं रहता, मेरे साथ में कोई और भी होता। ठीक है, तो एफ फॉर सिक्किम। जी मिजोरम, जी मैं तो मजे में हूँ, क्या बोलते हैं, जी मैं तो मजे में हूँ, तो जी मैं तो मजे में हूँ, जी मैं तो मजे में हूँ, तो जी मिजोरम। ठीक है, एच यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एच, तो यहाँ पे आपको च दिखाई दे रहा होगा, च ये वाला, अरुणाचल, च वाला, तो ये वाला एच, यहाँ पे एच, तो ये अरुणाचल, एच फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई गोवा, यानी आई में तो गोवा, आई, या आप मान के चलो कोई आपकी सहेली है, फ्रेंड है, घूमने जा रही है, आपने कॉल की, कहाँ है, अरे मैं तो आई गोवा, या मैं तो आ गई गोवा, आई गोवा। ठीक है, तो आप याद कर दो 371 के तहत आर्टिकल आई, 371 का आई जो है किसी विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध या किसको विशेष अधिकार प्राप्त करता है, तो वो गोवा को। जे फॉर कर्नाटक, जे फॉर कर्नाटक मतलब कर्नाटक। एक लड़का है, जो 3-4 लड़के हैं, तो मान के चलो कोई क्लास में है, तो टीचर पूछता है कि कौन है जो नाटक कर रहा है, तो आप बोलते फटाक से जे नाटक कर रहा है, जे कर रहा है नाटक सारे, जे मतलब जे ये नहीं बोलना, जे नाटक कर रहा है, तो जे फॉर कर्नाटक, जे फॉर कर्नाटक आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टाइम खामखा मैंने ये वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो एक बार मुझे कि डी का ऐसे, डी और ई मैंने आपको बता दिया था कि ये अंधे हो गए, तो ये आंध्र प्रदेश से है, डी आंध्र प्रदेश से है, ए नागालैंड से है, ए जो है नागालैंड है, ए जो है नागालैंड है। ठीक है, जी जो है मिजोरम, जी मैं तो मजे में हूँ, जी मैं तो मजे में हूँ, तो जी जो है मिजोरम, जी जो है मिजोरम। ठीक है, जी जो है मिजोरम। ठीक है, अब देखेंगे आगे, जहां तक भेदभाव के आधार पर सवाल है, निम्न में से जहां तक, आवाज आ रही है आपको, आनी तो चाहिए यार, आनी तो चाहिए। ठीक है, आनी तो चाहिए। जहां तक भेदभाव के आधार पर सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का हिस्सा नहीं है, तो 15 जो है, देखो नस्ल की बात करता है, जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है, लिंग की बात करता है, मूल स्थान की बातें करता है, मूल स्थान की बात करता है, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पेशा की तो कहीं बात करता ही नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ये। आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल 1, 2, 3 की मैं बात कर चुका हूँ, आर्टिकल 13 की बात करूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 की मैं बात करूँ यहाँ पे। तो देखो आर्टिकल 13 की बात करूँ, यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट से असंगत, फंडामेंटल राइट से असंगत कानून, असंगत जितने भी कानून होंगे, असंगत जितने भी कानून होंगे वे सभी शून्य होंगे, जितने भी कानून होंगे वो जीरो होंगे, वो जीरो होंगे। ठीक है, आर्टिकल 14 आपको पता है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, और विधि के समान संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल ये
14। और ये आर्टिकल 15 आपको बता दिया मैंने। आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की बातें करता है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 20 जो बोलता है वो कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, संरक्षण। ये आर्टिकल 20 बात करता है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जितने भी आर्टिकल थे। आर्टिकल 13 देखोगे आप। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है फंडामेंटल राइट्स से असंगत जितने भी कानून होंगे या जितने भी कानून उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे होंगे वे सभी शून्य माने जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण ये आपका यूएसए से लिया गया है। ये आपका कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। ठीक है। 15 बोलता है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पर कोई विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। 16 लोक नियोजन में अवसर यानी सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मतलब अवसर दिया जाएगा। ये नहीं है कि किसी को कम दिया जाए किसी को ज़्यादा दिया जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करेगा। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल 20 कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण जो है आर्टिकल 20 बताता है आपको। ठीक है। आर्टिकल 20 बताता है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी किस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ी हुई है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ी हुई वो है आपकी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी। अब कैसी मैं आपको बता दूं। देखो अगर मैं बात करूं नेशनल वाटर, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बातें करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करूं, तो इसके लिए एक्ट आया था आपके लिए इसके लिए एक्ट जो आया था वो 2016 में आया था। कुल जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 111 हैं। पहले राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करूं, फर्स्ट नेशनल वाटर वे की मैं बात करूं, तो ये आपका गंगा प्लस भागीरथी गंगा भागीरथी प्लस हुगली नदी पर है। हुगली नदी पर है। ठीक है। जो हल्दिया से इलाहाबाद तक है, ठीक है, इलाहाबाद तक है। नेशनल वाटरवे 2 की मैं बात करूं, ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेशनल वाटरवे 3 की मैं बात करूं, नेशनल वाटरवे 3 की बात करूंगा, और नेशनल वाटरवे 100 की बातें करूंगा, और नेशनल वाटरवे 111 की बात करूं। ये जो है चंपकारा से उद्योग मंडल को जोड़ता है। चंपकारा से उद्योग मंडल को जोड़ता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 100 जो है ये आपका तापी नदी पर है। और नेशनल वाटरवे 111 जो है आपका वो है आपका ज्वारी नदी से
मारमुगुआ पोर्ट को जोड़ता है, मारमुगुआ, मारमुगुआ, मारमुगुआ पोर्ट को जोड़ता है, 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 मारमुगुआ पोर्ट को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में डाक की त्वरित वितरण की सुविधा के लिए छह संचार चैनलों का छह संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? तो देखो, आवधिक चैनल भी है, बिजनेस चैनल भी है आपका, और मेट्रो चैनल भी है, लेकिन साप्ताहिक चैनल करके कोई भी चैनल नहीं है। ठीक है, देखो भारत में डाक पोस्ट के लिए, डाक पोस्ट डिलीवर के लिए, डाक पोस्ट के कुशल डिलीवरी के लिए, कुशल डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए के लिए के लिए प्रमुख शहरों के लिए, प्रमुख शहरों में 6 डाक संचार चैनल बनाए, जिनमें से देखो, एक तो है आपका ग्रीन चैनल, एक तो है आपका ग्रीन चैनल, नंबर 1 पे है ग्रीन चैनल, नंबर 2 पे है आपका मेट्रो चैनल, नंबर 3 पे है बिजनेस चैनल, और नंबर 4 पे है आपका बल्क चैनल, ठीक है, बल्क चैनल। और एक है आपका ये आवधिक चैनल हो गया आपका 5वां, आवधिक चैनल है, ठीक है। ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल, आवधिक चैनल, राजधानी चैनल। छठवां है आपका राजधानी चैनल, छठवां है आपका राजधानी चैनल। ये आपकी 6 चैनल हैं, ठीक है। ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क चैनल, आवधिक चैनल और राजधानी चैनल, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह में बैक्टीरिया शर्करा को चयापचय करके एसिड का उत्पादन करते हैं जो दंतों के कठोर ऊतकों को पुनः खनिज युक्त बनाता है, वो है दंत क्षय, ठीक है। देंग पटकाई त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाने का त्योहार है? तो देंग पटकाई, भाई ये तो आपको पता चल गया होगा, देंग पटकाई कहाँ का है? असम का है। देंग पटकाई असम का है। अच्छा, मैं आपसे बताऊं, देंग पटकाई असम के बारे में और बता दूं? आप कहोगे बार बार क्या असम है? देखो, असम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, असम के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में, नागालैंड के बारे में बात करेंगे। तो नागालैंड के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो नागालैंड के एक तो है हार्नबिल आपका नागालैंड का ही है। एक है आपका सेक्रेनई, ठीक है, सेक्रेनई। एक है आपका तुलनी महोत्सव। एक है आपका बांस, ठीक है। एक है आपका कुदांगलेई महोत्सव, ठीक है, कुदांगलेई महोत्सव, सेक्रेनी, तुलनी, मोआंसू। एक है आपका मोआंसू, ये भी आपका कहाँ का है? मोआंसू कहाँ का है? ये भी आपका नागालैंड का है, ठीक है। अगले में बात करेंगे हम त्रिपुरा के बारे में। बात करें त्रिपुरा के बारे में तो त्रिपुरा के बारे में एक तो है आपका त्रिपुरा, एक तो है आपका संतरा, एक तो है आपका त्रिपुरा, हाँ संतरा, बिल्कुल। एक तो है आपका संतरा, एक है आपका नील महल भी आपका त्रिपुरा का ही है, ठीक है। नील महल भी त्रिपुरा का ही है, संतरा, नील महल। एक है आपका
चलो इतना ही छोड़ देते हैं। सिक्किम के लिए बात करें, सिक्किम के लिए बात करें तो सिक्किम के लिए मैं बात करूंगा आपसे। एक है लोसर, 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 लोसुम, लोसुम, ठीक है। लोसर, लोसुम ये आपके कहाँ के हैं? सिक्किम के ही हैं। लोसर और लोसुम कहाँ के हैं? सिक्किम के ही हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ से कोई है? बिल्कुल है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ देते हैं, अगला जो प्रश्न करेंगे वो आगे कर लेंगे। कि सिखों के शासनकाल के दौरान मुगलों का 4 बार आया, ये मतलब अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो वीडियो को मैं जल्दी नहीं, 1 घंटे के लमसम होगी। ताकि सो मच एंड लव यू ऑल। आगे के प्रश्न जो है हम आगे करेंगे, ठीक है। ओके बाय।